कहानी की शुरुआत फ्रैंक से होती है, जो अपने साथी के साथ बड़ी सी इमारत में रस्सी से लटक कर काम कर रहा था। उनका काम था क्रैक ढूंढना और मरम्मत करना। आज रस्सियों की देखरेख की जिम्मेदारी जैक्सन को सौंपी गई थी, जिसे सुपरवाइजर ने इस सप्ताह के लिए डॉम की जगह काम पर रखा था। अगले दिन फ्रैंक अपनी पत्नी लियो को लेकर हॉस्पिटल आया होता है। चेकअप के बाद दोनों घर लौटते हैं, लेकिन घर का हाल देखकर चौंक जाते हैं। सारा सामान बिखरा हुआ था। ये दूसरी बार था जब उनके घर में ऐसा हुआ था। लियो को फ्रैंक पर शक था। उसे लगता था कि वो जानता है कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। लियो फ्रैंक से पूछती है, वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं? फ्रैंक जवाब देता है, उसे नहीं पता। इसके बाद फ्रैंक पुलिस स्टेशन जाने का बहाना बनाकर एक कैफे पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त बेन से मिलता है। वो बेन को बताता है वो लोग फिर आए थे। बेन पूछता है, क्या तुमने चाबी के बारे में लियो को बताया? फ्रैंक जवाब देता है, डिलीवरी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, ऐसे में उसे कैसे बताऊं। आगे देखते हैं। फ्रैंक काम कर रहा था, तभी अचानक रस्सी के खुलने की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। सौभाग्य से उसकी रस्सी किसी तरह हुक में फंस जाती है और वो बच जाता है। इसी दौरान वो देखता है कि जैक्सन भाग रहा है। फ्रैंक को एहसास होता है कि जैक्सन ने उसकी रस्सी खोल दी थी। फ्रैंक तेजी से नीचे उतरता है और जैक्सन का पीछा करता है, लेकिन जैक्सन अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। फ्रैंक तुरंत अपने घर पहुंचता है, जहां अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर उसके दिल को ठंडक पहुंचती है। दूसरी ओर वेलर नाम का आदमी, जो कि इनका बॉस होता है, वो जैक्सन को मार देता है। रात के समय फ्रैंक छत से चाबी लेता है, जिसे उसने बड़े ध्यान से छुपाई थी, और फिर चाबी को सीन के हॉल में डालकर छुपा देता है। इस बीच लियो वहां जाती है और उससे पूछती है, चल क्या रहा है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तभी कुछ नकाबपोश पुलिसकर्मी, जो कि गुंडे होते हैं, दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाते हैं। उनके हाथों में गन होती है। फ्रैंक और लियो उनसे भिड़ने लगते हैं। दोनों मिलकर पूरी ताकत से उनका सामना करते हैं। लियो, जो गर्भवती होती है, बावजूद इसके उन पर लात घूंसों से हमला कर रही होती है, लेकिन अंत में वो लोग फ्रैंक और लियो को काबू में कर लेते हैं। गुंडे गन पर फ्रैंक के हाथ के निशान लेते हैं, ताकि जैक्सन की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जा सके। उनका बॉस वेलर फ्रैंक को धमकाते हुए कहता है, हमें जो चाहिए वो दे दो, लेकिन फ्रैंक साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वे लोग फ्रैंक का फोन नेटवर्क बंद कर देते हैं और वेलर उसका फोन अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो लियो को बेहोश कर देते हैं, ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। जाते जाते वेलर फ्रैंक पर डंडे से हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी 10 साल पीछे 2014 में लौटती है, जब GIGN नाम की एक स्पेशल पुलिस यूनिट में नए ऑफिसर्स का स्वागत किया जा रहा था। इन नए ऑफिसर्स में फ्रैंक, लियो, फ्रैंक का दोस्त निको और कई अन्य लोग शामिल थे। इस खास मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। नए ऑफिसर्स का GIGN में स्वागत धूमधाम से हुआ। समारोह के दौरान निको ने फ्रैंक को अपनी गर्भवती पत्नी मनु और अपने बेटे एंटोनियो से मिलवाया। इसके बाद फ्रैंक GIGN के कर्नल से मिलता है, जो उसे उसके पिता का बेच देता है। फ्रैंक के पिता भी कभी GIGN के हिस्सा रहे थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। आगे देखते हैं कि फ्रैंक और उसकी टीम ट्रेनिंग सेशन करती है, मिशन पूरा करती है और फिर मिशन की सफलता पर खुशी में पार्टी करती है। अगले दिन ये लोग एक और मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं। हम नए इंटर्न्स अधिकारियों को भी देखते हैं, जो GIGN में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इन्हीं इंटर्न्स में बेन भी शामिल होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेन के ट्रेनिंग के दौरान दिखाई गई जुनून को देखकर फ्रैंक निको से कहता है, इसे हम अपनी टीम में रखेंगे। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद बेन और अन्य इंटर्न्स का GIGN में धूमधाम से स्वागत किया जाता है। रात की पार्टी के दौरान लियो ने फ्रैंक से कहा कि वो पिछले 2 सालों से उससे प्यार करती है। हैरानी की बात यह थी कि फ्रैंक भी उससे प्यार करता था, लेकिन आज जाकर दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। इस नए रिश्ते के बारे में निको को भी पता चल गया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। थोड़ी ही देर में फ्रैंक चुपके से बाहर निकलता है, लेकिन निको और मनु, जो बाहर ही रुके हुए थे, उसे पूछते हैं, क्या तुम लियो के पास जा रहे हो? इस बार फ्रैंक शर्माते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं तो बस बाहर थोड़ी हवा खाने जा रहा हूँ। इसके बाद वो चुपचाप लियो के कमरे की ओर बढ़ता है और लियो से मिलकर उसे गले लगा लेता है। कुछ महीने बाद ऑफिसर्स, उनकी फैमिली और बच्चे सभी साथ मिलकर खुशी से समय बिता रहे होते हैं। इन कुछ महीनों में निको को दूसरा बेटा भी हो चुका था।
निको और मनु फ्रैंक से कहते हैं तुम्हें भी लियो के साथ अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। इस पर फ्रैंक मुस्कुराते हुए जवाब देता है लियो और मैं इसके लिए भी तैयार नहीं है। कहानी अब 9 साल आगे बढ़ जाती है जहां फ्रैंक, बेन और निको और उनके साथी हेडक्वार्टर लौट रहे होते हैं। रास्ते में फ्रैंक को लियो का फोन आता है। लियो उसे ये बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है। तभी फ्रैंक के पुराने दोस्त एरिक का फोन आता है जो ट्राइडन होटल में काम करता है। वो उसे बताता है होटल के ऊपर वाले फ्लोर में गोली चली है। इसके बाद फ्रैंक और उसके साथी गाड़ी मोड़कर सीधे होटल के बाहर पहुंचते हैं। फ्रैंक अपने साथियों से कहता है हम सीधा हमला नहीं करेंगे, पहले बैकअप आने का इंतजार करेंगे। फिर वो निको और बेन के साथ होटल के अंदर सिर्फ स्थिति का जायजा लेने जाता है। फ्रैंक मैनेजर से बात करने में व्यस्त होता है। तभी 2 संदिग्ध लोग हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। निको और बेन उन्हें रुकने के लिए कहते हैं लेकिन अचानक उनमें से एक निको और बेन पर गोली चला देता है। बेन तुरंत उस पर झपट पड़ता है और उससे लड़ने लगता है लेकिन वो आदमी बेन का पैर तोड़ देता है। इसके बाद वो बेन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। तभी घायल निको उस आदमी को गोली मारकर बेन को बचा लेता है। इसी बीच फ्रैंक भी दूसरे आदमी को मार गिराता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी के ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक देखता है कि निको को गले में गोली लगी है। वो जल्दी से खून रोकने की कोशिश करता है लेकिन निको को बचा नहीं पाता। फ्रैंक 24 घंटे की पुलिस कस्टडी में रहने के बाद अपने कर्नल से मिलता है। कर्नल कहता है मैंने तुम्हें होटल के बाहर रुकने को कहा था और तुमने मेरे आदेश नहीं माने, जिसके चलते ये सब हुआ, जिसके लिए मैं तुम्हें इस यूनिट से निकालता हूँ। अब वहां से निकलकर फ्रैंक मनु से मिलता है और उससे माफी मांगता है। वहां मौजूद सभी लोग निको की मौत से गहरे दुखी में थे। आगे देखते हैं सभी लोग निको का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं। लियो फ्रैंक को कमरे में बताती है मैंने GIGN छोड़ दिया है ताकि तुम और मैं साथ में जिंदगी जी सके। इस फैसले से फ्रैंक नाराज हो जाता है और कह रहा है तुम क्या चाहती हो, तुम और मैं किराए के घर में रहकर पैसे भरते भरते बूढ़े हो जाए। फिर वो गुस्से में कहता है तुम मेरे बिना ही अच्छी हो और तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। अब फ्रैंक बेन के साथ न्यूज देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वे दोनों चोर नहीं थे। बेन कहता है क्या बकवास है, चोर भी लड़ाई में इतने प्रोफेशनल होते हैं। फ्रैंक पूछता है तुम्हारा पैर अब कैसा है। बेन जवाब देता है परमानेंट डैमेज है और इस वजह से मुझे ऑफिस का काम दे रहे हैं। इससे अच्छा है मैं ये काम छोड़ दूं। फ्रैंक बेन से माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी गलती थी। बेन उसे जवाब देता है दोबारा ऐसा मत कहना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब रात को फ्रैंक लियो के पास वापस आता है क्योंकि वो जानता है वो लियो को छोड़ नहीं सकता। अगले दिन फ्रैंक और लियो रेस्टोरेंट आए होते हैं जहां लियो से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पहले वो बच्चा नहीं चाहती थी लेकिन अब वो मां बनने का फैसला कर चुकी है। फ्रैंक आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद दोनों एक नया घर देखने गए। शिफ्टिंग के दौरान जब फ्रैंक अपने बैग से सामान निकाल रहा था तभी उसके हाथ में उसका बैज आया जिस पर खून लगा हुआ था। फ्रैंक को याद आया कि ये खून शायद होटल में गोलीबारी के दौरान लगा था। इसके बाद फ्रैंक बैज में लगे खून का टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट लेकर बेन से मिलता है। वो बेन को बताता है कि ये सलीम लगदावी था जो पहले स्पेशल फोर्स का सदस्य था, फिर DGSI के लिए काम करने लगा और राजनीतिक पार्टियों के लिए गैर कानूनी काम भी करता था। इसका मतलब है कि जिन 2 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई वे कोई आम लोग नहीं थे। बेन फ्रैंक से कहता है फिर तो मामला बहुत गंभीर है, मेरी बात मानो, इस मामले से दूर रहो। इसके बाद फ्रैंक उस सबूत को लेकर लॉकर में बंद कर देता है और ये वही चाबी है जिसे वो कहानी की शुरुआत में छुपा रहा था। लियो और फ्रैंक को GIGN छोड़े हुए 7 महीने बीत चुके थे। आज दोनों अपने घर पर मनु के छोटे बेटे का जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान फ्रैंक मनु से उसके और बच्चों का हालचाल पूछता है। मनु से बताती है कि सब ठीक है लेकिन उसका बड़ा बेटा एंटोनी तुमसे नाराज है, उसने तो यहाँ आना भी नहीं चाहा था। इसके बाद फ्रैंक एंटोनी से बात करता है। वो कहता है तुम्हारा मुझसे नाराज होना जायज है, मैं भी खुद से नाराज हूँ। अगर मैंने होटल जाने का फैसला नहीं लिया होता तो शायद जो हुआ वो नहीं होता। मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकलने में मदद करना चाहता हूँ। एंटोनी पहले तो मदद लेने से इनकार कर देता है लेकिन फिर कहता है मैंने माँ को किसी से बात करते सुना था, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पापा की मौत कैसे हुई।
अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो सच सबके सामने लाइए। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन फ्रैंक एक महिला प्रेस रिपोर्टर से मिलता है और उसे ट्राइनन होटल में मारे गए 2 चोरों की सच्चाई बताता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मंत्री के पास डीजीएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्रेवेल और उनका असिस्टेंट आते हैं। असिस्टेंट मंत्री को बताता है कि 7 महीने पहले सीआईए के अधिकारी जॉन ब्रेनन अपने बॉडीगार्ड के साथ फ्रांस आए थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ हथियारों की डील पर बातचीत करने के लिए। मीटिंग के दिन लेफ्रेवेल के आदेश पर 2 ऑफिसर जॉन ब्रेनन के कमरे में घुसकर उसके दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जॉन और उसका बॉडीगार्ड लौट आए, जिससे हालत बिगड़ गई। गोलीबारी में जॉन और उसका बॉडीगार्ड मारे गए, वहीं वे 2 ऑफिसर जीआईजीएन के हाथों मारे गए। हमें उन ऑफिसर्स की पहचान छुपानी पड़ी ताकि असली मामला बाहर न आए, लेफ्रेवेल कहता है। लेकिन अब रिटायर्ड जीआईजीएन ऑफिसर फ्रैंक सच को बाहर लाना चाहता है। हमारी प्रेस रिपोर्टर बनी एजेंट ने बताया उसके पास खून लगा बेज है जो साबित करता है वो दोनों चोर नहीं थे। मंत्री गंभीर अंदाज में कहती है, जल्दी से वो बेज हासिल करो और उसे खत्म कर दो। दरअसल मंत्री भी जानती थी अगर उन एजेंट्स का सच सामने आया तो सबको ये भी पता चल जाएगा वो दोनों मेरे लिए भी गैर कानूनी काम करते थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए वेलर को चुना गया और अब ये साफ हो जाता है कि वो फ्रैंक के पीछे क्यों पड़ा है। कहानी वर्तमान में लौटती है जहां वेलर वीडियो कॉल पर फ्रैंक से कहता है वो बेज मुझे 4 घंटे के अंदर ला कर दो वरना तुम्हारी पत्नी की जान चली जाएगी, और हाँ, पुलिस के पास जाने की गलती मत करना वरना वे तुम्हें जैक्सन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक को फोन देकर गाड़ी से उतार दिया जाता है। फ्रैंक तेजी से अपने घर की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है देखता है कि घर के बाहर पुलिस मौजूद है। हालात को भांपते हुए वो तुरंत पाइप की मदद से छत तक पहुंचता है और वहां से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। बिना समय गवाए वो सीधे बाथरूम की ओर बढ़ता है और सिंक होल पर नजर डालता है तो उसे पता चलता है किसी ने चाबी पहले ही निकाल ली है। अभी वो इस बात को समझ ही रहा था कि अचानक पुलिस उसके सामने आ जाती है। हालात बिगड़ते देख फ्रैंक तुरंत उनसे हाथापाई करते हुए वहां से भागने लगता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन किसी तरह वो उनसे बचकर निकल जाता है और सीधे बेन से मिलने पहुंच जाता है। फ्रैंक बेन को पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। बेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सलाह देता है उन्हें बता दो कि तुम सबूत लेकर आ रहे हो। इसके बाद फ्रैंक बेन के घर से उसका बेज लेता है और उस पर खून लगाकर अपने पास रख लेता है। दोनों बाइक से एक जंगल पहुंचते हैं। रास्ते में फ्रैंक बेन को एक जगह उतार देता है और अपने पास एक ट्रेकर छिपा लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है जहां उसे वेलर के कुछ साथी मिलते हैं। अड्डे पर पहुंचने के बाद वेलर फ्रैंक से बेज की मांग करता है, लेकिन फ्रैंक जवाब देता है पहले मुझे मेरी पत्नी से मिलने दो। वेलर उसकी ये शर्त मान लेता है और उसे उसकी पत्नी से मिलवाता है। इसके बाद वेलर दोबारा बेज के बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है बेज गाड़ी के सीट के नीचे रखा है। वेलर का एक साथी तुरंत वहां जाता है, बेज निकालता है और वेलर को सौंप देता है। अब वेलर फ्रैंक से कहता है मैं तुम्हारे साथियों के पास एक मैसेज भेजूंगा कि मैं पुलिस से भागते भागते थक गया हूं और मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को भी खत्म कर रहा हूं। वेलर फ्रैंक को उसका फोन वापस कर देता है और वहां से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जीआईजीएन को फ्रैंक की लोकेशन और उसका भेजा हुआ मैसेज मिलता है। इधर वेलर के साथी जैसे ही फ्रैंक और उसकी पत्नी को मारने वाले थे तभी उन्हें झाड़ियों की टूटने की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक आदमी जंगल के अंदर गया, लेकिन जब वो लौटा तो उसने अपने ही साथियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो उनका साथी नहीं बल्कि बेन था। अब तीनों की बचे हुए गुंडों से भिड़ंत शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच वे तेजी से 4 व्हीलर में सवार होकर भागने लगते हैं। वेलर अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। इस दौरान एक गोली लियो की बाजू में जा लगती है। फ्रैंक तुरंत बेन से कहता है तुम लियो को अस्पताल ले जाओ, मैं वहीं आऊंगा। इतना कहते वो गाड़ी से छलांग लगा देता है। अगले ही पल फ्रैंक और वेलर के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान 2 पुलिस वहां जाती है, लेकिन वेलर उन पर भी गोलियां बरसाने लगता है। मौके की नजाकत को समझते हुए फ्रैंक तेजी से पुलिस की बाइक उठाता है और भागने लगता है, मगर वेलर भी उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ ही देर में दोनों के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी।
मौका देखते ही वेलर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया, जबकि फ्रैंक गाड़ी को खेतों में भगाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे सामने एक पारामोटर दिखाई दिया। बिना समय गवाए फ्रैंक जल्दी से पारामोटर स्टार्ट करता है। पुलिस उसे पकड़ पाती इससे पहले फ्रैंक उड़ गया। इधर बेन तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन गुंडे उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसी तरह बेन अस्पताल के बाहर पहुंचा, लेकिन तभी वेलर ने अपनी गन तान ली और उसे शूट करने ही वाला था। ठीक उसी पल फ्रैंक वेलर को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद फ्रैंक उस पर ताबड़तोड़ पंच बरसाना शुरू कर देता है। इसी दौरान पुलिस और जीआईजीएन मौके पर पहुंच जाते हैं। जीआईजीएन के मना करने पर फ्रैंक वेलर को छोड़ देता है और तुरंत अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल के अंदर चला जाता है। इसके बाद जीआईजीएन फ्रैंक को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप देती है। कुछ दिनों बाद लियो अपनी बच्ची के साथ फ्रैंक से मिलने जेल पहुंचती है। अपनी बेटी को देखकर फ्रैंक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लियो कहती है, उस लड़ाई के दौरान मैंने सिंक होल से चाबी निकाल ली थी। फिर वो आगे बताती है, मैंने लॉकर से सबूत निकालकर कोर्ट हाउस को सौंप दिया। मामला अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है और कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। जैक्सन की मौत का झूठा इल्जाम अब तुम पर से हट चुका है। अगले दिन फ्रैंक जेल से रिहा होता है। बाहर निकलते ही वो अपनी पत्नी को देखता है जो उसका इंतजार कर रही होती है। वो बिना देर के उसे गले से लगा लेता है। कुछ दूरी पर खड़ा बेन चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी की भावनाएं झलक रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।